तीनों सेक्टर को अगर ऊपर से देखें तो कैसा नजर आता है। टर्शियरी सेक्टर में सबसे कम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया का आधा प्रोडक्शन कर रहा है। प्राइमरी सेक्टर में इंडिया के आधे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो 20% भी नहीं प्रोडक्शन कर रहा है। हम बड़े नेचर में समस्या की प्रवृत्ति देख रहे हैं कि कृषक अगर गरीब है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का अभाव है, तो उसका रियल कारण ये है कि ज्यादा लोग कम प्रोडक्शन वाले इलाके में काम कर रहे हैं। हमको अल्टीमेटली सबसे बड़ा समाधान क्या होगा कि हमको एग्रीकल्चर सेक्टर से लोगों को निकाल करके दूसरे सेक्टर की ओर हमको माइग्रेट करना पड़ेगा, वहां पे लेके आना पड़ेगा, है ना। कल हम लोग फंडामेंटली एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रॉब्लम एस्पेक्ट के ऊपर हम लोग फोकस किए थे। हम लोगों ने समस्याओं को देखा था, समस्याओं की प्रवृत्ति को देखा था। आज हम लोग समाधान के पक्ष में बात करने जा रहे हैं कि भाई सॉल्यूशंस क्या क्या हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये सब्जेक्टिव नजर से पूरा एक क्वेश्चन है, यानी कि एक लेवल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन पे बात कीजिए, एक क्वेश्चन हो सकता है। या फिर इसके इंडिविजुअल टॉपिक को अपने आप में सेपरेट सेक्शन बनाया जा सकता है कि भारतीय कृषि के साथ एमएसपी की समस्या क्या है, उसका चुनौती क्या है, उसका समाधान क्या है। यानी इंडिविजुअल टॉपिक को भी हम सेपरेट क्वेश्चन के रूप में देख सकते हैं। दैट इज इक्वली प्लॉजिबल। आइए हम लोग समाधान के पक्ष में बात करें। प्रॉब्लम तो इतना है, रातों रात कुछ नहीं बदला जा सकता है। समाधान क्या कर सकते हैं? समाधान को हम हमेशा दो हेड में सुझाएंगे। पहला समाधान होगा कि लॉन्ग टर्म या पक्का समाधान क्या है। कल ही बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि कोई इंडस्ट्री अपने से सरवाइव नहीं कर सकता है। मौर उद्योग इतना रेयर बिकने वाला चीज, उसको भी सरवाइव करने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो एग्रीकल्चर जो कि ऐसा चीज प्रोड्यूस कर रहा है जो हर किसी को चाहिए और हर समय चाहिए, उसके साथ प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? उसके साथ तो प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। हम सॉल्यूशन को दो हेड में डिस्क्राइब करेंगे। एक तो कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है, कैसे ये स्थिर हो, तो उसका समाधान हम लोग हमेशा डेमोग्राफिक चेंज से बोलेंगे। यानी कि कृषि क्षेत्र में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, इनको अगर हम निकाल करके दूसरे इलाके में, दूसरे सेक्टर में हम लेके जा पाए तो एग्रीकल्चर में हमारे पास राहत मिलेगी। तो वो तो बड़ा सॉल्यूशन है, लेकिन वो करने में कितना समय लगेगा? हमको क्या करना पड़ेगा? पहले भारत में औद्योगिक आधार को बढ़ाना पड़ेगा, इंडिया में इंडस्ट्रीज होने चाहिए, तब तो इतने लोगों को नौकरी दीजिएगा। साथ में इतने लोगों को अपस्किलिंग करना पड़ेगा, उनको जो है वेल्डिंग, फिटिंग, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, कुछ काम सिखा करके उनको इंडस्ट्रीज में हमको लगाना पड़ेगा। ये रातों रात की चीज नहीं है, और इस पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ये खत्म होने में 25 साल लगे, 50 साल लगे, जो भी समय लगे, वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तक रुक सकते हैं? क्या इस बीच में हमको कुछ करना चाहिए? जवाब है बिल्कुल। भारतीय किसान प्रतिदिन, अभी के समय पता नहीं क्या डाटा गया होगा, लेकिन 1-2 साल का आंकड़ा बता रहे हैं। 1-2 साल पहले 25 सुसाइड पर डे, ये इंडिया का आंकड़ा था। 25 फार्मर प्रतिदिन भारत में सुसाइड करते हैं एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस के कारण। तो हम कब के गए इंडस्ट्रीज आएगा और कब के गए सेक्टोरल कंपोजिशन होगा, हम उसका इंतजार थोड़े कर सकते हैं। हमको कुछ शॉर्ट टर्म में इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए होगा। तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस में हम लोग क्या क्या बता सकते हैं? शॉर्ट टर्म में क्या क्या बता सकते हैं? एक चीज छोटे छोटे लेवल पे देखिए, लोन माफी। हम लोग लोन रिबेट, ये कॉमन टूल देखते हैं कि सरकार किसानों का लोन माफ करता है। लेकिन एक बार जरा डिस्कस करें कि क्या ये एक सही सॉल्यूशन है। सरकार को तो आप करते देखेंगे, क्योंकि 40% जनसंख्या उसमें लगी हुई है, एक बड़ा वोटर बेस है, और एग्रीकल्चर अगर डिस्ट्रेस में जाता है तो सरकार उनका लोन माफ कर देता है। लेकिन आप फ्रीक्वेंटली क्या देखेंगे कि आरबीआई इसके अगेंस्ट में खड़ा होगा। आरबीआई कभी भी लोन माफी के पक्ष में नहीं होगा, क्योंकि लोन माफी कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको अगर आप लोन माफ कर रहे हैं तो ये आज राहत जरूर दे रहा है, लेकिन साथ में ये कई समस्याएं खड़ा
खड़ा कर रहा है। जैसे ये एक तो कि बैंकों का नुकसान हो रहा है, बैंक का पैसा नीचे गया था और आप जो है माइनस कर दिए। अगर सरकार खुद उसको अपने लोड पे ले ले तो गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर पे लोड हमारे पास बढ़ रहा है। और तीसरा चीज क्या है कि लोन माफी असल में इनडिसिप्लिन तैयार करता है। यानी कि अगर आप ये आदत बना दीजिए इंडिया में कि चुनाव होने वाला है, लोन माफ होना होगा, तो वैसे केस में जिन जो देने की भी क्षमता में होंगे उन लोग क्यों देंगे, और इसमें देने वाले लोग तो पनिश होंगे। आप अगर मान लीजिए समय पे पैसे भरे तो आप बेवकूफ बन गए क्योंकि दूसरा वाला जो है सो पैसा नहीं भर करके उसका माफ कर दिया, तो अगली बार आप भी सोचेंगे कि भाई हम भी क्यों भरे। तो ये एक फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन लेके जाता है। हालांकि इसका इस्तेमाल तब करना होता है जब इमीडिएट में बहुत डिस्ट्रेस हो गया है। एग्जाम्पल, महाराष्ट्र के इस इलाके में फ्रीक्वेंटली आपको ये सूखा पड़ते रहता है, विदर्भा जिला और ये सभी जो इलाके हैं, यहाँ पे अभी के इस साल की स्थिति ये है कि रेन ड्रॉप 25% भी नहीं गिरा है, खेती एकदम बुरे में है, किसान ढेर सारे ऋण के कर्ज के अंदर डूबे हुए हैं। तो इमीडिएटली अगर इनको राहत देना है तो ठीक है, आप इनको बोल दीजिएगा कि आपका हम लोन माफ कर दिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लोन माफी कभी एक समाधान नहीं हो सकता है। आपको माहौल ऐसा बनाना होगा कि कृषि इतना उत्पादक हो कि वो प्रॉफिट जनरेट करे और लोन को चुका पाए। हर कोई जैसे इकोनॉमी के सेक्टर कर रहे हैं, इस चलते लोन रिबेट तो प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। और क्या सॉल्यूशन हो सकता है अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें? देखिए, शॉर्ट टर्म में एक सॉल्यूशन तो हमेशा बताया जा सकता है। वो क्या है कि किसी तरीके से अगर किसानों का उत्पादन बढ़ जाए तो उनकी स्थिति ठीक हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए प्राइस घटे बढ़े जो भी रहे, लेकिन कल तक जो 20 क्विंटल प्रोड्यूस कर रहा था वो किसान अगर आज 40 क्विंटल प्रोड्यूस करने लगे तो डेफिनेटली उसकी राहत, उसको स्थिति में राहत मिलेगी। तो जो शॉर्ट टर्म में सबसे बढ़िया समाधान है वो क्या है कि किसी तरीके से इंडिया के एग्रो प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा दें। किसान जो है वो किसी तरीके से पहले जितना प्रोडक्शन करता था उससे उसका प्रोडक्शन का अमाउंट बढ़ जाए, और अगर प्रोडक्शन का अमाउंट बढ़ेगा तो शॉर्ट टर्म में रिलीफ पहुंचेगा। लेकिन सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने से समस्या तो दूर नहीं होगी, समस्या तो हमको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन कभी ना कभी लेकर के आना ही पड़ेगा। उसके बगैर एग्रीकल्चर सेक्टर में कभी भी स्थिति ठीक नहीं होने वाली है। तो जो कॉमन समाधान है कि किसी तरीके से आइए अब हम कृषि के उत्पादन को बढ़ा देते हैं, है ना। देखें, अगर आप सेक्रेटरी होते, कैबिनेट सेक्रेटरी होते और आपके पास चैलेंज होता कि पीएम साहब आकर के बोले कि आप लोग कुछ सोचिए, प्लानिंग कीजिए, हमको बताइए कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, किसानों का प्रोडक्शन कैसे हम बढ़ा करें, तो आप उनको क्या क्या सजेशन दे सकते थे? इंडिया के खेती को देखते हुए कौन कौन से मेजर फैक्टर हैं जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं? हम लोग डिस्कशन में आए उससे पहले सवाल ले लीजिए ताकि आपको पढ़ते समय ध्यान रहे कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। सवाल ले लीजिए पहले। लिखेंगे कि इंग्लिश में पहले ले लो, सजेस्ट मेजर मेथड्स टू बूस्ट एग्रीकल्चरल यील्ड इन इंडिया, टू बूस्ट एग्रीकल्चरल यील्ड इन इंडिया। भारत में ज्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं दिए हैं, भारत में कृषि उपज को बढ़ाना, कृषि उपज को बढ़ाना कृषि क्षेत्र हेतु अल्पकालिक राहत लाएगा, अल्पकालिक राहत लाएगा। पूर्ण विराम। कृषि क्षेत्र में उपज को बढ़ाने हेतु मुख्य प्रयास क्या किए जा सकते हैं? कृषि क्षेत्र में उपज को बढ़ाने हेतु मुख्य प्रयास क्या किए जा सकते हैं? सो हम लोग आज बात कर रहे हैं कि
किसान का उपज कैसे बढ़ाएं। और उपज के बारे में कल हम लोग की बात हो गई है, यील्ड यानी उपज। उपज क्या कहते हैं, प्रति एरिया कितना क्विंटल प्रोड्यूस हो रहा है। भारत में कृषि उत्पादकता को हम उपज में नापते हैं, क्विंटल पर हेक्टेयर में नापते हैं। आइए चीजों को देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें कृषि उत्पादकता को बढ़ा सकती है। सबसे पहला चीज एक्सटेंशन सर्विसेज है ना, विस्तार सेवाएं। कल छोटा में हमारा परिचय हुआ था। विस्तार सेवाएं या एक्सटेंशन सर्विसेज हम किन सेवाओं को कहते हैं, लैब टू फार्म कनेक्शन को कहते हैं। यानी कि सरकार, अब कृषक जो है, जो इनको खेती करनी है, वो खुद बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है, 5 साल 6 साल का डिग्री डिप्लोमा करके कोई खेती में नहीं उतरता है, ये ज्यादा टेक्निकल नो हाउ नहीं रखते हैं। लेकिन अगर इंडिया में हमको साइंटिफिक खेती करनी है, अगर हमको उत्पादकता को बढ़ाना है, तो हमको साइंस को फील्ड में उतारना जरूरी है। और भारत में जो हरित क्रांति हुई, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, उसने साबित कर दिया कि एक दिन घून लगा गेहूं हमारे पास आया था। और उस ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद दुनिया के टॉप गेहूं प्रोड्यूसर्स में हम खड़े हुए हैं, टॉप 3 रैंकिंग के अंदर में रखते हैं, फ्रीक्वेंटली पहले पोजीशन और दूसरे पोजीशन के बीच में फ्लक्चुएट करते हैं। साइंस ने इतना कुछ बदल दिया। साइंस का परिणाम था कि जो हमारी पारंपरिक खेती थी, उसके जगह पे अब हम आधुनिक खेती करना चालू किए। पारंपरिक खेती और आधुनिक खेती के बीच में एक और क्वेश्चन ले लीजिए, राइट वन अदर क्वेश्चन। highlight the major point of differences, highlight the major point of differences between traditional form of agriculture and scientific agriculture. Which full stop, which do you think suits India better? Question mark. पारंपरिक कृषि एवं वैज्ञानिक कृषि के मध्य मुख्य भिन्नताओं को उजागर करें, मुख्य भिन्नताओं को उजागर करें, पूर्णविराम। दोनों पद्धतियों में भारत हेतु ज्यादा उपयुक्त कौन है, एंड वाई, एवं क्यों है। कौन है और क्यों है ना। समझिए, छोटा क्वेश्चन है, अपने आप में होल क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मिला के लिखने में जरूरत पड़ेगी। आपको ये समझ में आना चाहिए कि भारतीय कृषि का रूप कैसे बदला है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर और मॉडर्न एग्रीकल्चर। हम 1950-60 से पहले, 1960 का दहाई रखिए, इससे पहले और ब्रिटिश औपनिवेशिक काल और वहां से एंशिएंट हिस्ट्री चले जाइए, भारत में हम पारंपरिक खेती किया करते थे, ट्रेडिशनल खेती किया करते थे। लेकिन 60-70 की दहाइयों के बाद जब हरित क्रांति और ग्रीन रेवोल्यूशन का एक्सपेरिमेंट होगा, उसके बाद हम क्या देखेंगे कि इंडिया का एग्रीकल्चर एक बहुत मेजर शिफ्ट करेगा और हम लोग अभी के समय में मोस्टली साइंटिफिक खेती करते हैं। तो दोनों खेती पद्धतियों में अंतर क्या है। पारंपरिक खेती पद्धति, उसमें निवेश की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। लोग पिछले का बचा हुआ बीज इस्तेमाल करते हैं, देसी वैरायटी के बीज का इस्तेमाल किया जाता है, घर के लोग खुद से मेहनत करते हैं, गाय के गोबर से फर्टिलाइजेशन होता है, बारिश के पानी से सिंचाई होता है, मतलब 1 रुपया का लागत नहीं लगना है। आप उगा रहे हैं और उसके बाद अगले साल जो हुआ उसमें से कुछ बीज बना के रख लीजिए और ये चक्र चलता रहे, इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट लगता है। लेकिन ट्रेडिशनल खेती की समस्या ये है कि इसमें उत्पादन बहुत कम होता है। उत्पादन कम क्यों होता है, क्योंकि एक तो कि देसी प्रजातियां हैं, ये इंजीनियर नहीं की गई हैं, ये साइंटिफिक रूप से डेवलप नहीं की गई हैं ज्यादा उत्पादन के लिए। हमने 1960 की दहाइयों में जब हरित क्रांति का एक्सपेरिमेंट किया तो हमने एक बात समझा कि ट्रेडिशनल खेती के हिसाब से भारत का पेट कभी नहीं भर पाएगा, भारत का कृषि जो है कभी भी इतना नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा कि इंडियंस का पेट भरे। तो साइंटिफिक खेती अलग चीज क्या है। साइंटिफिक खेती
खेती में हम बीज अलग इस्तेमाल करते हैं। इन बीज को HYV बीज कहा जाता है, हाई यील्ड वेराइटी बीज। ये विशेष रूप से लैब में तैयार किए गए बीज होते हैं और इनकी खूबी ये है कि ट्रेडिशनल बीजों के मुकाबले ये ज्यादा उपज देते हैं, 25 से 30% इनका प्रोडक्शन जो है बढ़ जाता है। लेकिन इन बीजों के साथ समस्या ये है कि ट्रेडिशनल क्रॉप की तरह आप ये नहीं कर सकते हैं कि एक बार बीज ला करके रोपे, उसके बाद फसल हुआ तो इसका फिर बचा के रख लिए अगले साल के लिए। आप उसको साइकिल में नहीं चला सकते हैं। HYV बीजों के साथ दिक्कत ये है कि ये एक बार दो बार ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर इन्हीं के बीज को आप बीहन के रूप में बार बार इस्तेमाल कीजिएगा तो इनका प्रोडक्शन गिर जाएगा। यानी कि हर बार खेती करने के लिए आपको फ्रेश नया बीज जो है वो बाजार से लेकर के आना पड़ेगा। द पॉइंट इज, इसमें निवेश लगेगा, इसमें शुरुआत में आपका पूंजी लगेगा। इन बीजों के साथ और क्या खूबी है या कमी है कहिए, कि ये थोड़े से चूंकि नेचुरल एवोल्यूशन से आए हुए नहीं है, इनको क्रॉसिंग करके ब्रीडिंग करा करके हमने लैब में तैयार किया है। यानी कि इन पे कीट पतंगे ज्यादा लगते हैं। आपको केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। देसी वेराइटी में आपको ये सब चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन इन बीजों के साथ आपको फर्टिलाइजर भी लगाना पड़ेगा और पेस्टिसाइड भी लगाना पड़ेगा। हम बात क्या कह रहे हैं, आपका निवेश जो है वो बढ़ता जा रहा है, आपको पैसा लगाना पड़ेगा। चौथी चीज, इनको ज्यादा सिंचाई की जरूरत होती है। जो देसी वेराइटी के फसल थे वो भारत में ही पनपे, भारत में ही डेवलप हुए, तो उनको पानी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो थोड़ा सूखा उखा रहा तो भी हो जाएंगे। ज्वार बाजरा रागी हम लोग आगे देखेंगे, इनके साथ सुपर पावर यही है कि इनको पानी हो चाहे नहीं हो, इनको फर्क नहीं पड़ता है। सूखा जमीन, बंजर जमीन, ज्वार बाजरा रागी लगाइए, उग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भारत में ही डेवलप हुए हैं और भारत हमेशा से वर्षा में कभी रहा है कभी नहीं रहा है, तो इन्होंने अनुकूलन डेवलप कर लिया, एडेप्टेशन डेवलप कर लिया है। जबकि लैब वाले बीज जो है ये काम नहीं कर पाते हैं। ये जो साइंटिफिक खेती है, ये प्रोडक्शन को तो 3 गुना 4 गुना बढ़ा दिया। पुराने ट्रेडिशनल खेती के बजाय नए खेती में प्रोडक्शन बढ़ गया। लेकिन अब जो खेती है, इसके साथ दिक्कत ये है कि निवेश लगता है। आप यहाँ पे भी पलामू के भी किसानों से जाकर के देखेंगे तो खेती कैसे होता है। बाजार से बीज खरीद करके लेके आएंगे, वो HYV बीज है, उन बीज को लगाएंगे, उसमें कीटनाशक डालेंगे, DAP, सुपर फॉस्फेट, फर्टिलाइजर डालेंगे और उसके बाद फिर फाइनली जो है ये करके निकलेगा। प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन एट द सेम टाइम हम क्या देखेंगे कि किसानों के लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का कैपेबिलिटी बढ़ गया। इस नए साइंटिफिक खेती में अब हम ट्रेडिशनल और साइंटिफिक को समझ रहे हैं, कमी बेसी को समझ रहे हैं। इन साइंटिफिक खेती में अगला कंपोनेंट है कि लैब में नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप किए जाएं। इसके लिए हम देखे हैं कि भारत में ICAR नाम की एक संस्था बनाई गई है, इंडियन सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो कृषि में अनुसंधान करता है। ये नए नए टाइप के पंप सेट, नए नए टाइप के थ्रेसर, नए नए टाइप के ट्रैक्टर और इस तरीके के मशीनें और साथ में बीज बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा इंडिया में आप क्या देखेंगे कि एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हर स्टेट में बैठे हुए हैं। झारखंड के अंदर में जो है वो बिरसा यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी पूरे देश में अलग अलग कृषि अनुसंधान के केंद्र चलाते हैं। हमारा यहाँ पे रांची रोड में जो बिरसा कृषि अनुसंधान है, इसी तरीके से पूरे राज्य में डिफरेंट कृषि अनुसंधान केंद्र खोले जाते हैं। एक हमारे पास राज्य लेवल पे ये अनुसंधान का मेन सेंटर रहेगा और एक नेशनल लेवल पे रहेगा। यहाँ क्या होता है इन जगह पे, पहला तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की पढ़ाई की जाती है, लेकिन एग्रीकल्चर की पढ़ाई किसान बनने के लिए नहीं की जाती। ऐसा नहीं है कि वहां पे आप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में पढ़िएगा तो किसान बनिएगा, नहीं। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में पढ़िएगा तो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट बनिएगा, समझ रहे हैं। वो इस तरीके के साइंटिस्ट को बनाने के लिए अलग तरीके से होता है। इन लोग खेत में काम नहीं करता है, इन लोग लैब में काम करता है। लैब में अलग अलग टेक्निक, अलग अलग इक्विपमेंट, अलग अलग बीज, इन लोग यहाँ पे भी अगर आप बिरसा कृषि उद्यान में जाइएगा तो इन लोग एक्सपेरिमेंट करते
रहेगा, 2 वैरायटी को क्रॉस करा के नया वैरायटी बनाएगा, देखा कि इसका गुण अच्छा है, खराब है, एक्सपेरिमेंट करते रहिए, कभी कभार कुछ बढ़िया प्रजाति बन जाता है तो उसको फिर नीचे पुश किया जाता है। ये जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज और ये जो अनुसंधान केंद्रों का जो तंत्र भारत में बैठा है, इसको हम विस्तार सेवा कहते हैं। इसका दो तरफा काम है। पहला काम है लैब में टेक्नोलॉजी डेवलप करना, ये नए नए टेक्नोलॉजीज डेवलप करेगा ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। और दूसरा चीज इनका काम है ट्रेनिंग देना। हम विशेष रूप से विस्तार सेवक नाम से लोगों की भर्ती करते हैं, जिनका काम क्या होता है, जाएंगे किसानों के पास और उनको टेक्निक सिखाएंगे, ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा, 21 दिन बाद पानी दीजिएगा तो ज्यादा बढ़िया फसल होगा। वो साइंटिफिक चीजों को नीचे तक लेके आएंगे। इस पूरे तंत्र का उद्देश्य क्या है कि अब तो भारत में हम साइंटिफिक खेती कर रहे हैं, अगर हम इस लैब वाले टेक्निक को जितना जल्दी नीचे फार्म के लेवल तक पहुंचा पाए, किसानों को लाभ होगा, वरना किसान को और नई जानकारी कहां से मिलेगी। तो ये विस्तार सेवा का एक तंत्र है, लेकिन भारत में ये तंत्र अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। दोनों ही काम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। सबसे पहली बात, लैब में नया डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इन लोग सीख लिया है क्रॉस कराना, इन लोग इसको क्रॉस कराते रहता है, इसको क्रॉस कराते रहता है। थोड़े थोड़े नए बीज तो बनते रहते हैं, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा है। मतलब बहुत लंबे समय से कोई ब्रेक थ्रू, अचानक कोई क्रांति, कोई बड़ी खोज, उस तरीके का चीज इन लोग कर नहीं पाया है। इसको हम एक टेक्नोलॉजिकल फटीग कहते हैं। एक थकान हो गई है, इन लोग कुछ कर नहीं पा रहा है नया, एक टेक्निकल फटीग आ गया है। दूसरा, ट्रेनिंग वाला जो इनका काम है वो भी भरपूर नहीं हो पा रहा है। इंडिया में देखिएगा, आप आम किसान से पूछिए कि आपको सिखाने कोई सरकारी आदमी आया था, वो बोलेगा कि नहीं आया था। मोस्टली भारत के किसान जानकारी के लिए अमीर किसानों पर निर्भर करते हैं, या फिर जो सामान बेचने वाली कंपनियां हैं, बीज बेचने वाली कंपनियां हैं, खाद बेचने वाली कंपनियां हैं, उन पे निर्भर करते हैं। अब सोचिए कि अगर आप एक किसान हैं, आपको नहीं पता है, और हम एक बीज बेचने वाले कंपनी है, आपको पहली बार जानकारी ही अगर हमसे मिल रही है, तो आपको सही जानकारी नहीं मिलेगी ना। हमारा उद्देश्य तो हमारा सामान बेचना है, हम अपने चीज का बड़ाई करेंगे। दूसरा विकल्प जो कि दूसरे कंपनी में हो, आपके लिए अच्छा हो, हम वो क्यों सुझाने जाएंगे, है ना। तो इंडिया में ये विस्तार सेवाओं के साथ एक समस्या है। इसको अगर ठीक कर दिया जाए तो भारत में कृषि उत्पादन बढ़ जाएगा, है ना। आइए कुछ कुछ डेटा देखें। विस्तार सेवाओं के साथ समस्या क्या है, अभी भी पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, कुछ नया डेवलपमेंट नहीं किए हैं। इनमें एक टेक्निकल फटीग आ गया है, एक थकान आ गया है, यानी कि कुछ नया ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे हैं। और किसान से विस्तार सेवकों का अनुपात बहुत कम है। एक आदमी प्रति 800 से 1000 किसान भारत में नियुक्त किया हुआ है। तो एक आदमी का काम है 1000 किसान को सिखाना, कहाँ से नीचे सिखा पाएगा। और इन लोग तो मोस्टली निकलता भी नहीं है, अपने यहाँ पे बैठा हुआ है, नीचे जा रहा है ना। एनएसएसओ का एक सर्वे हुआ था जो कि बोलता है कि भारत के 60% किसान विस्तार सेवकों से कभी मिले ही नहीं है, उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, यानी कि रियलिटी में ये विस्तार सेवा काम नहीं कर रहा है। अगर विस्तार सेवा नहीं काम कर रहा है तो किसानों तक यही काम आप दूसरे तरीके से कैसे लेके चले जाइएगा। सूचना चलाना है तो आप टीवी के माध्यम से कृषकों को सिखा सकते हैं। हमने प्रयास किया था, डीडी किसान चैनल लॉन्च किया था 2015 में। मोदी जी के द्वारा एक किसान के लिए डीडी किसान दूरदर्शन का एक चैनल चालू हुआ था। आप समझ रहे हैं, अगर आप एक चैनल चला करके उस पर सिखा रहे हैं कि ऐसा कीड़ा लगेगा तो ये कीजिए, वैसा होगा तो वो कीजिए, आप क्या कर रहे हैं, विस्तार सेवा ही कर रहे हैं। ये एक्सटेंशन सर्विस ही है। 50 भारतीय भाषाओं में ये डीडी किसान चैनल अभी के समय प्रसारण कर रहा है, भारतीय और विदेशी भाषाओं में, नेपाली, डोंगरी, ये सब भाषा में भी है। क्योंकि अंग्रेजी में बोलिएगा तो किसान नहीं ना समझ पाएगा, तो आपको अगर किसान तक विस्तार सेवा पहुंचाना है तो ये लेके आना पड़ेगा। उसके बाद अगला सॉल्यूशन क्या बता सकते हैं। भारत में कई जगह पे हमने हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट बैठाए हैं, बागानी के संस्थान बैठाए हैं, जो कि अलग अलग फल बागानी इसके डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। एक तो हमारे हजारीबाग में ही है, हम लोग जब झारखंड वगैरह तैयार करेंगे तो उस समय हम लोग बात करेंगे, है ना। तो भारत में विस्तार सेवा का महत्व, विस्तार सेवा के साथ कमियां, और विस्तार सेवा में समाधान क्या क्या सुझा सकते हैं। अपने तरफ से कुछ 2-4 चीजें और कंट्रीब्यूट कीजिए। तो विस्तार सेवा अगर भारत में खराब है तो हम और क्या करें कि विस्तार सेवा बढ़ाया जा सके।
मोबाइल को हमेशा प्रमोट कीजिए, मोबाइल हाथों हाथ पहुंच रहा है तो एसएमएस पे अगर वेदर की जानकारी, एसएमएस पे अगर बारिश ओला पड़ने की जानकारी सरकार इस तरीके से टेक्नोलॉजी से कर सकता है। इंटरनेट वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है, अखबार पब्लिकेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि अगर मौजूदा तंत्र नहीं काम कर रहा है, लेकिन सबसे पहला सॉल्यूशन क्या सुझाएंगे, इतना बड़ा तंत्र है इसको ठीक कीजिए। ये अगर काम करेगा तो उससे बढ़िया कोई काम नहीं करेगा। नीचे में अगर एक्सटेंशन वर्कर जाकर के नीचे सिखाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। ये सिर्फ जो किताब में पढ़ते हैं, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उन्हीं को पता है, या जो जॉब करते हैं उन्हीं को पता है। आम किसान को ये भी नहीं पता है कि विस्तार सेवा होता क्या है, या विस्तार सेवा कहने का मतलब क्या होता है ना। आइए अगले कारण पे आते हैं। तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि भारत में कृषि उपज को कैसे बढ़ाएं, तो एक तरीका होगा विस्तार सेवा को ठीक करें, उत्पादन बढ़ जाएगा। दूसरा, बीज की समस्या। बीज बीज से ही तो कहानी शुरू हुई है। पूरा का पूरा हरित क्रांति, पूरा का पूरा साइंटिफिक खेती, ये इन बीजों के ऊपर डिपेंड किया जाता है जो कि लैब में बनाए जाते हैं, है ना। अब दो तीन टर्म को समझते हैं और इसका मतलब समझते हैं। देखिए, एक तो प्राकृतिक बीज हुए, है ना। प्राकृतिक बीज कहने का मतलब नेचर में फसल हो रहा है, उसी बीज को आप निकाले, फिर से उसी बीज को प्लांट किए, फिर से प्लांट आया, वो प्राकृतिक बीज चल रहा है। ये जो HYV के बीज है, ये प्राकृतिक बीज नहीं है, बल्कि इनमें से कुछ हाइब्रिड है या कुछ GM है। इन दोनों के बीच में अंतर समझते हैं। पृथ्वी पर अभी के समय केले की 3-4 प्रजातियां ही हैं, ओनली 3-4 स्पीसीज, और नहीं। पृथ्वी के इतिहास में आप पहले देखेंगे तो केलों की ढेर सारी प्रजातियां थी। एक कुछ कुछ केले ऐसे थे जिसमें इसी साइज के, अंगूर के साइज के बीज हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में वो केले की प्रजाति नहीं है। पृथ्वी पर कभी भी मुर्गों की जनसंख्या इतनी नहीं थी जितनी आज है। या हमारे पास क्यों ये ज्यादा है, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेचर में, ह्यूमन बिहेवियर में, हम इंसानों के व्यवहार ने नेचर में हमेशा असर डाला है। मुर्गों की जनसंख्या ज्यादा क्यों है, क्योंकि हम इस प्रजाति को प्रेफर करते हैं। हमारे पास मुर्गों की जनसंख्या से कुत्तों की जनसंख्या को कंपेयर कीजिए, वो कम मिलेगा, क्योंकि कुत्ते हमारे लिए कम यूटिलिटी के हैं, मुर्गे हमारे लिए ज्यादा यूटिलिटी के है ना। ह्यूमन बिहेवियर ने प्रकृति में हमेशा प्रभाव डाला है। ये जो केलों की कहानी है, वो बड़े बीज वाले केले खत्म क्यों हो गए, क्योंकि हमने मीठे छोटे बीज वाले केलों को पसंद किया, इनको लगाया, इनको आगे पास किया, जबकि उनको कोई नहीं पूछा। तो धीरे धीरे होते हुए एक प्रजाति को ज्यादा प्रेफर किया गया, दूसरे प्रजाति को कम प्रेफर किया गया, तो दूसरा प्रजाति जो है वो समाप्त हो गया। सिमिलरली कई प्रजातियों के साथ ऐसी कहानी है जहाँ की ह्यूमंस के बिहेवियर ने उनको बदल दिया। ये जो अभी के समय डाल्टनगंज बाजार में ब्रोकली आता है ना, एक पत्ता गोभी आता है, एक फूल गोभी आता है ना, एक ब्रसल स्प्राउट्स आता है। इंडिया में आपको बड़े शहरों में मिलेगा, नहीं तो यूजुअली वो ट्रॉपिकल इलाके का है। छोटे छोटे गोभी के रूप होते हैं जिनको ब्रसल स्प्राउट्स कहा जाता है। ये सभी असल में एक पौधे से आए हुए हैं, और यह असल में घास का पौधा था, एक पौधे से आए हैं। किसी को पत्ते के लिए डेवलप कर दिए तो वो पत्ता गोभी हो गया, किसी को फूल के लिए डेवलप कर दिए तो वो फूल गोभी हो गया। एक प्रजाति दुनिया में देखिए अभी के समय इतना ज्यादा मात्रा में मौजूद है जितना कोई घास या कोई दूसरा पौधा मौजूद नहीं है। क्यों? हमारा बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर नेचर में दो प्रजातियों को इंटरमिक्स करता है। जैसे नेचर में आप क्या देखेंगे कि ये इंटरमिक्सिंग नेचर में ऐसे भी होता है। आप लोग व्यवहारिक उदाहरण दे रहे हैं कि घर में अगर आप 2-3 रंग के, अलग अलग रंग के गुलाब अगर अगल बगल में रखिएगा तो थोड़े समय बाद क्या असर होगा, इसका रंग थोड़ा सा इसके ऊपर चढ़ जाएगा, इसका रंग थोड़ा सा इसके ऊपर हो जाएगा। क्रॉस पॉलिनेशन बीच में हो जा रहा है। इसको, ये जो क्रॉस पॉलिनेशन का स्टेज है,
इसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिड कहने का मतलब एक नेचर की प्रजाति को लीजिए, एक दूसरी प्रजाति को लीजिए और दोनों को क्रॉस करा करके एक नई प्रजाति बनाइए। आप प्रयास करेंगे कि नए प्रजाति में ज्यादा बढ़िया गुण हो। जैसे एक हमारे पास टमाटर की प्रजाति है जो कि बहुत बड़ा बड़ा टमाटर देता है लेकिन बहुत टेस्टी नहीं होता है। एक दूसरा प्रजाति है जिसके बहुत छोटे छोटे टमाटर होते हैं लेकिन बहुत टेस्टी होते हैं। इनको हम 5-6 बार क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे तो उन परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक कॉम्बिनेशन ऐसा निकल जाएगा जिसमें कि टमाटर का गुण क्या होगा कि बड़ा भी होता है और टेस्टी भी होता है ना। इसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। किसान हमेशा से करते आए हैं और ये कोई आधुनिक चीज नहीं है, पहले समय से करते आए हैं, प्रकृति में नेचुरली होता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्टिव बिहेवियर प्लांट के हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। बाजार में आप लोग सब्जी उब्जी लेने जाते हैं तो आप लोग को बहुत बढ़िया बढ़िया टमाटर दिख गया या कोई बहुत परफेक्ट गोभी दिख गया तो लोग कहेंगे हाइब्रिड है ना। हाइब्रिड है लेकिन क्या ये अप्राकृतिक है, क्या वाकई में ये लैब में तैयार किया गया है? नहीं, ये नेचुरल प्रोसेस से ही आया है। इसमें होशियारी ये हुई है कि हमने गुण के आधार पे क्रॉस ब्रीडिंग किया है। जानवरों में भी किसान करते हैं, फसलों में भी करते हैं, किसान नए नए प्रजाति बनाते रहते हैं। सो हाइब्रिडाइजेशन कहने का मतलब क्या हुआ, दो प्राकृतिक प्रजातियों को मिला करके एक वांछित गुण वाला, एक डिजायरेबल क्वालिटी वाला तीसरा प्रजाति हम डेवलप करने का प्रयास करेंगे। ये प्राकृतिक भी है और अच्छा भी है क्योंकि हम क्वालिटीज निकाल पा रहे हैं। इससे उल्टा एक दूसरा चीज होता है जिसको जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहते हैं, जीएम कहने का मतलब है ये एकदम कृत्रिम है, ये आर्टिफिशियल है, ये हाइब्रिड की तरह नेचुरल नहीं है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक प्रजाति का जीन ले रहे हैं, उसका जीन डीएनए का जीन एक थोड़ा सा काट के निकाल दे रहे हैं, एक दूसरे प्रजाति का जीन ले रहे हैं और उसके साथ उसको मिला दे रहे हैं। ये कंप्लीटली आर्टिफिशियल है, सिर्फ इंसान करते हैं, लैब में करते हैं। उसके लिए क्रिस्पर वगैरह कई टेक्नोलॉजीज चाहिए होते हैं, बहुत हाईटेक काम है जहां हम जेनेटिक एडिटिंग करते हैं। जेनेटिक एडिटिंग के द्वारा जो बीज तैयार होंगे उनको हम जीएम बीज कहेंगे। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं एक कंट्रोवर्सी में। कई लोग कहेंगे कि हाइब्रिड अच्छा है या खराब है। हम लोग कम से कम इतना तो बोल सकते हैं, हाइब्रिड में कुछ भी अप्राकृतिक नहीं है तो प्राकृतिक, बस होशियारी से काम किया गया है। दो बढ़िया गाय की प्रजातियों को मिला करके हम तीसरे गाय का प्रजाति बना दिए, परफेक्टली नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन है। जबकि जीएम एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसमें कि हम लैब में करते हैं। जीएम को लेकर के डिबेट ये है कि कुछ लोग का कहना है कि लैब में चीज बनाइएगा तो वो नेचर के साथ छेड़छाड़ है। असल में जेनेटिक मॉडिफिकेशन का जो पूरा डिस्कशन है वो सीड बनाने से ज्यादा है। हम इंसानों में भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। साइंटिस्ट लोग तो कब से रेडी बैठे हैं, क्लोनिंग कर रहे थे। बाद में देखेंगे कि लॉ वाले रोक देंगे कि भाई क्लोनिंग नहीं कर सकते हैं, इंसान का जो नेचर का काम है वो कर सकते हैं। अभी के समय साइंटिस्ट के पास इतना टेक्नोलॉजी है कि एक ह्यूमन के डीएनए में वो वांछित गुणों को, डिजायरेबल क्वालिटीज को एडिट कर सकते हैं। वो एक्चुअली एक सोर्स कोड या सॉफ्टवेयर कोड की तरह उसको एडिट किया जा सकता है। बीच में 3-4 साल पहले, और अभी करंट अफेयर साइंस एंड टेक में हम आएंगे तो ये फिर से आएगा, एक डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट आया था। अमीर लोग लैब में जा रहे थे कि हमको बच्चे में क्या कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, तो 6 फीट का चाहिए, आंख भूरा चाहिए, तो बाल ऐसे चाहिए, और आप उसको एडिट कर सकते हैं। हालांकि कानून ला करके दुनिया के सभी देश बेसिकली मानव में जेनेटिक इंजीनियरिंग को बैन करके रखे हैं, रेगुलेट करके रखे हुए हैं, क्योंकि प्रकृति की सीमा कब लांघ जाएंगे हमको पता नहीं चलेगा। हम और यहाँ पे हम वैसे डोमेन में है जहां हम समझते नहीं है। हम नहीं समझते हैं कि पूरे इकोसिस्टम पे इसका क्या असर होगा, हम नहीं समझते हैं कि पूरे लाइफ फॉर्म पे इसका क्या असर होगा। तो जस्ट बिकॉज की साइंस तेज है, हमको उतना तेज भागने की जरूरत नहीं है। हमने कुछ दूसरे जानवरों पे क्लोनिंग वगैरह का एक्सपेरिमेंट किया, ह्यूमन पे बेसिकली हम बंद कर दिए। लेकिन जेनेटिक मॉडिफिकेशन आज भी हमारे इंसानों के मेडिकल साइंस में सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। कुछ ऐसी बीमारियां जो कि किसी तरीके से ठीक नहीं की जा सकती हैं, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ठीक की जा सकती है। सर्टेन लेवल तक जेनेटिक मॉडिफिकेशन
मॉडिफिकेशन डिजीज ट्रीटमेंट में अलाउड है। जैसे कुछ महिलाओं में एक जेनेटिक बीमारी होती है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज, कुछ महिलाओं में होती है। अब हमारे पास कोई दवा नहीं है, इनका जो भी बच्चा होगा ये बीमारी अगले में जाना ही जाना है, क्योंकि पीछे वाले के जीन में है, उसका माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमेशा डिफंक्ट होगा। तो एक नया कॉन्सेप्ट हम लेके आ गए, 3 पेरेंट बेबी। उसमें क्या कर रहे हैं कि 2 महिलाओं के हम सेल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको कंबाइन कर रहे हैं, ताकि आने वाले बच्चे में वो बीमारी नहीं जाए। कुछ बहुत रेयर बीमारियों को अभी के समय हम जेनेटिक इंजीनियरिंग और जेनेटिक मॉडिफिकेशन के द्वारा आज सॉल्व कर सकते हैं, वो एक बड़ी चीज है। लेकिन इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को खेती में और बड़े पैमाने पर, जो कि प्राकृतिक प्रोसेस का हिस्सा हो जाने वाला है, आप आज लैब से बना करके डाले और कल के गए ये फिर लोकल प्रजाति के साथ इंटरब्रीड करके वो तो नेचर में घूम जाएगा। यानी आपने लैब में कुछ ऐसा बनाया जो कि आगे चल करके नेचर में गोल गोल घूमने वाला है, ये फर्दर डाउन द लाइन और एवोल्यूशनरी स्टेप को जन्म देगा। तो ये कितना सही है कितना गलत है, इस पे लेकर के एक बहस है। जीएम को लेकर के अलग एक डिबेट है। क्या डिबेट है? पहले हम लोग प्रोज एंड कॉन्स पे आते हैं। क्या डिबेट है? जो इसके अगेंस्ट में है उनका कहना है कि ये जो है इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है, इंसान चूक करते हैं, भूल करते हैं, लैब में कुछ एरर हुआ, आपको पता नहीं चला और नीचे जाकर के अगर वो प्रॉब्लम किया, तो एक तो डर है कि आर्टिफिशियल खाना है, लोग को लग रहा है कि नेचुरल नहीं है। दूसरा डर है कि नेचर में ये रहेगा तो नेचर के इम्बैलेंस को कैसे खराब करेगा। इन दोनों ही बात पे जो विपक्ष है वो बहुत भारी है, इसका एडवांटेज पक्ष बहुत भारी है। इनफैक्ट नॉर्मन बोरलॉग, किसकी बात कर रहे हैं? हरित क्रांति के जनक, जो भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जिनको बुलाया गया था, वो खुद जेनेटिक मॉडिफिकेशन के सपोर्ट में है। इतना एक्सपीरियंस आदमी जिसने भारत में गेहूं ला करके दे दिया, उसका इसमें सपोर्ट है। जो इसके पक्ष की बातें हैं कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम क्यों करें, क्योंकि पहला चीज कृषकों को बहुत राहत देने वाला है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या देखिए, हमने एक बीटी ब्रिंजल लाया, एक बैगन की प्रजाति हमने लैब में डेवलप की, जिसको हम बीटी ब्रिंजल कहते हैं। इसमें बीटी कहने का मतलब जमीन में एक बैक्टीरिया मिलता है जिसका नाम है बैसिलस थुरंगेसिस। ये जमीन में मिलने वाला एक बैक्टीरिया है। हमने इस बैक्टीरिया का जीन लिया और बैगन के जीन के साथ में मिला दिया, और इसके बाद जो बैगन बना उसमें खूबी ये है कि उसमें कीड़ा नहीं लगता है। वो कोई भी कीड़ा खाएगा तो कीड़ा मर जाता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया में वो गुण था, तो बैक्टीरिया का जीन निकाल करके ब्रिंजल में डाल दिए। अब देखिए कि ऐसा बैगन है जिसमें कीड़ा ही नहीं लगता है, लेकिन ये नेचुरल नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं हुआ है, ये तो हमने जीन कंबाइन किया है दोनों का। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग में ये निकल करके आया कि ये ह्यूमंस के लिए बुरा नहीं है, नुकसानदायक नहीं है। ये जो कीड़ों को मारता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर में इसका कोई निगेटिव असर नहीं होता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, मोर देन प्रोबेबली आप जो कपड़े पहन रहे हैं वो कॉटन बीटी है, क्योंकि आज के मार्केट में जो सबसे ज्यादा कॉटन का वेराइटी है वो बीटी कॉटन है। इसमें भी क्या किए, वही बैसिलस का जीन निकाल करके हम रुआ इसके साथ में कॉटन कपास के साथ मिला दिए। अब जो कपास का पेड़ आया है उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, ये ज्यादा रेजिलिएंट है, इसमें आपको कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट आज के बाजार में भरे पड़े हुए 70% टू 80% ऑफ द ग्लोबल मार्केट, वैश्विक बाजार में आपको बीटी कॉटन यहाँ पे भरा पड़ा है। लेकिन बीटी का जो या जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो सबसे बड़ा लाभ है वो है बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन देखें, हम जानते हैं कि हम इंसानों को फूड चाहिए होता है जिसमें कई तरीके का चीज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, हम इतने सारे चीज खाते हैं। केवल चावल खा करके हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि चावल केवल कार्बोहाइड्रेट देगा, हमको फैट नहीं मिल रहा है, हमको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, हमको इस चलते करना पड़ता है।
इंडिया में जब 60-70 की दहाई में हम लोग भूखे थे, उसके बाद हमारी प्रायोरिटी थी फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, कि हर भारतीय को भूखा पेट नहीं रहे, उसके पेट में भोजन रहे। लेकिन जब हमारी स्थिति सुधर गई है, अब जब हम बेहतर जगह पे हैं, तो अब हम खाद्य सुरक्षा से ज्यादा अब हम पोषण सुरक्षा की बात करते हैं, न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी की बात करते हैं। यानी कि अब हमारा उद्देश्य सिर्फ लोगों का पेट भरना नहीं, बल्कि लोगों के पास पर्याप्त पोषण पहुंचे, जो उनको चाहिए, जो उनका बॉडी रिक्वायर करता है, सही अनुपात में मिले, ये हमारे लिए। इसमें दिक्कत क्या है कि जो गरीब है वो सबसे अनबैलेंस खाना खाता है, केवल चावल खा रहा है, उसके खाने में प्रोटीन नहीं है, उसके खाने में फैट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सोचिए कि क्या लाजवाब दुनिया होगा कि हम चावल को एडिट कर दें, और चावल को एडिट करके ऐसा कर दें कि चावल में 40% कार्बोहाइड्रेट है, 20% प्रोटीन है, 4% विटामिन है। यानी कि अब हम ऐसे क्रॉप्स बना सकते हैं जो सिर्फ एक पोषण ना रख करके, सिर्फ एक न्यूट्रिएंट प्रोफाइल ना रख करके, बल्कि वो कई न्यूट्रिएंट प्रोफाइल रखता है। देखिए कि इसका पोषण सुरक्षा पे कितना असर होगा। भारत की स्थिति तो फिर भी ठीक है, अफ्रीका देश, जहां पे अफ्रीकाई देश कॉन्टिनेंट के, वहां पे जहां पे भूखमरी की स्थिति है, इस तरीके का चीज कर पाना कितना ह्यूमैनिटी के लेवल पे असर रखेगा। तो जीएम का असर ये है कि पूरे पृथ्वी पर मानवता के बीच से अगर आपको भूख जैसी समस्या को समाप्त करना है, जो कि आज भी नहीं समाप्त हुआ है, दुनिया आज भी बड़ा हिस्सा है जो कि भूखा सोता है, छोटे बच्चे जो कुपोषण से मर रहे हैं, उन तक आप ये सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं। और ये कौन कर सकता है? तो सिर्फ जेनेटिक मॉडिफिकेशन से हो सकता है। अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन की स्थिति क्या है? दुनिया में धीरे धीरे अलग अलग देश इसको अलाउ कर रहे हैं, धीरे धीरे करके। रेस्ट्रिक्शन तो अभी भी है, जैसे यूरोप में मोस्टली बैन करके रखे हुए हैं, यूनाइटेड स्टेट में जीएम की चीजें बिक रही हैं, लेकिन उनको रूल लगा के रखे हैं कि जो सामान जीएम बेचिएगा उसमें साफ साफ लिखिएगा कि ये जीएम हो, ताकि खरीदने वाले जो है वो इन्फॉर्म निर्णय ले पाए कि हमको खरीदना है या नहीं, लोगों के पास विकल्प रहे, बिना लिखे हुए नहीं बेचेंगे। चाइना वो रिसर्च वगैरह में इन सब में आगे रहता है। भारत में हम लोग जीएम रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग साइंस के नजर से ना, हम लोग थोड़े से प्रोग्रेसिव लोग हैं, हम लोग को साइंस में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जीएम वगैरह में इंडियन सोसाइटी की तरफ से उतना ज्यादा है नहीं। आप ये भी कह सकते हैं कि लोग में जागरूकता नहीं है, लोग को पता नहीं है कि जीएम क्या है। लोग तो हाइब्रिड को खराब बोलते हैं, जैसे कि लैब में बनाया गया है, बोलेंगे कि ये हाइब्रिड है, ये नेचुरल है। अरे भाई, दोनों ही नेचुरल है। हाइब्रिड बस बोल रहे हैं कि उसको गुण के आधार पे किए हैं कि उसका क्वालिटीज जो है वो बेटर निकल के आ जाए, बाकी और कुछ नहीं। खुद नॉर्मन बोरलॉ इसके सपोर्ट में है। भारत में ये हरित क्रांति के जनक, जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को किया, इन्होंने भारत का भी दुनिया बदला और मैक्सिको का भी दुनिया बदला। इनको पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज मिला था, इसी के लिए हम जानते हैं, है ना। ऑलराइट, वापस जूम आउट करें। हम लोग मुद्दे देख रहे हैं कृषि उपज को बढ़ाने के। पहला तरीका कृषि उपज कैसे बढ़ाएं, तो विस्तार सेवा। दूसरा चीज क्या होगा? बीज। और बीज में हम लोग देखें कि हमारे पास हाई यील्ड और ये जो है जीएम का क्या मामला है। जीएम बीज वगैरह आए तो प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, हालांकि बहुत तेज रफ्तार में नहीं करना चाहिए। एक और बात हम आपको बताते चलते, हम लोग एग्रीकल्चर दो पेपर में पढ़ते हैं। हम लोग एग्रो को दो पेपर में पढ़ते हैं। एक अभी हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, जहां हमारा नजरिया थोड़ा इकोनॉमिक्स का है। हम लोग जब ज्योग्राफी में उतरेंगे तब भी हम लोग जो है वो एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे। बस देखने का नजरिया बदल जाएगा। ज्योग्राफी में हम थोड़ा सा नेचर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, यहाँ ज्यादा इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। द पॉइंट इज, सीड का मुद्दा ज्योग्राफी में भी आएगा, और वहां पे हमारी कुछ एडिशनल बातें भी होंगी। जैसे कि सीड एक बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दा है। कृषक बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, सीड में उसने अपना पैसा लगाया, अपना पिछले साल का पूरा बचत लगा दिया, और सीड अगर फेल कर जाए, सपोज कीजिए कि सीड खराब निकल जाए, तो उसका तो सारा लागत चला गया, उसका जो फर्टिलाइजर था वो भी चला गया। सीड के ऊपर तो पूरी कहानी है, सीड फेल कर गया तो सब हो गया। प्लस किसान को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है।
जहां हम लोग बार बार बात करते आ रहे हैं कि ज्ञान शक्ति होती है और अज्ञानता कमजोरी। अगर किसान को नहीं पता है तो जिसको पता है उसको बेवकूफ बना सकता है। एक कंपनी जो है सो चकाचक गांव में जो है सो बड़ा ट्रैक्टर लेकर के आए, बोले कि आप लोग कितना में बीज खरीदते हैं, तो 100 रुपया में खरीदते हैं, 100 रुपए किलो खरीदते हैं। कहा कि महाराज हम 20 रुपए किलो दे रहे हैं, एकदम गोल्डन बीज है, ये है वो है। गांव में बेच करके चल गया, पता चला कि बीज नहीं फसड्डी था, पूरा का पूरा डूब गया। तो इनके साथ दूसरा दिक्कत भी है कि अज्ञानता है, इनको बेवकूफ बनाया जा सकता है। इस चलते हमको सेफगार्ड रखने होंगे कि इनको बेवकूफ नहीं बनाया जाए। उसके लिए आप क्या देखेंगे, भारत में बीज एक बेहद ही कंट्रोल्ड रेगुलेटेड सेक्टर है। आप उतर करके अगर आज बीज बेचने उतर जाइए, आप नहीं बेच पाइएगा, आपको 75 तरीके का लाइसेंस लेना पड़ेगा। बीज बनाने वाले तो छोड़िए, जो बीज बेच रहे होते हैं इनको भी लाइसेंस लेना पड़ता है। पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं, पहले नैन्सी सहाय यहाँ पे IAS अफसर थी, तो ये जो आप काली मंदिर से लेकर के कचहरी के बीच में जो कई बीज के दुकान देख रहे हैं, अनरजिस्टर्ड बीज बेच रहे थे, नैन्सी साहब पूरा का पूरा सब दुकान बंद करवा दी थी। तो बीज वगैरह को लेकर के इंडिया में कड़े कड़े कानून हैं। आप कैसे बीज बेचेंगे, क्यों कानून है, क्योंकि किसान को दे रहे हैं, उनको बेवकूफ बनाया जा सकता है, उनका नुकसान हो सकता है। इस चलते इंडिया में सीड बिल्स और सीड एक्ट है। यहाँ पे हम लोग सीड बिल और सीड एक्ट पे बात नहीं कर रहे हैं, ज्योग्राफी में हम लोग उस समय में उधर से हम लोग बात करेंगे, है ना। दूसरा चीज, बीज बढ़िया कर दीजिए तो उपज बढ़ जाएगा, यही बात कर रहे हैं ना। तीसरे चीज पे आते हैं, सब्सिडी, उपादान। सब्सिडी को हम लोग इंट्रोडक्शन के दौरान भी समझे थे। सब्सिडी क्या है, सरकार का एक टूल है जिससे वो किसान के लागत को कम कर देता है। सरकार कुछ उसका भार उठा ले रहा है, किसान को उसको उठाना नहीं पड़ रहा है। अब गवर्नमेंट के जो सब्सिडीज हैं वो हम लोग जब इंडिया का बजट वगैरह में बात करें या इकोनॉमिक सर्वे में बात करेंगे तब इस पे बात करेंगे कि सरकार का सब्सिडी में खर्चा देखिए तो कहाँ कहाँ होता है। तो एक नंबर पे फूड सब्सिडी में होता है, दूसरा फर्टिलाइजर सब्सिडी में होता है, तीसरा पेट्रोलियम यानी कि एनर्जी सब्सिडी में होता है, और चौथा यूरिया सब्सिडी में होता है। हम जानबूझ के दो जगह लिखे हैं क्योंकि यूरिया अपने आप में एक बड़ा चीज है। सब्सिडी नॉर्मल फर्टिलाइजर पे भी दे रहे हैं, यूरिया पे भी दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि सरकार का ढेर सारा पैसा फर्टिलाइजर के सब्सिडी में जाता है ना। अच्छी बात है अगर किसान का लाभ हो तो, लेकिन इसमें किसान का लाभ भी नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है कि हम फर्टिलाइजर को सब्सिडाइज करके रखे हुए हैं। देखिए बजट 24-25 का हवाला दें तो सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए ये 1,63,000 करोड़ का एलोकेट किया। फूड सब्सिडी के लिए 184, सबसे ज्यादा तो PDS वगैरह में जाता है। फर्टिलाइजर सब्सिडी में जो है वो 79,996, इसमें यूरिया में जा रहा है, इसमें जा रहा है। पेट्रोलियम इस बजट में नीचे आ गया है, ठीक है। कहने का मतलब फिर भी सरकार का अच्छा खासा पैसा फर्टिलाइजर सब्सिडी में जा रहा है। लेकिन फर्टिलाइजर सब्सिडी काम करने के बजाय हम क्या देख रहे हैं, नुकसान ज्यादा कर रहा है। क्या क्या इश्यूज है। पहला चीज, किसानों को पता नहीं है तो किसान को लगता है कि जितना चीनी डालिए उतना मीठ, जितना यूरिया डालिए उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, डालते जाइए, है ना। लेकिन हम जानते हैं कि फर्टिलाइजर्स तो अनुपात में काम करते हैं। अगर जरूरत से ज्यादा सॉइल में फर्टिलाइजर हो गया तो भी प्रॉब्लमेटिक है, हमारा सॉइल जो है खराब होगा। किसान को नहीं पता है और वो जो है सो डाले जा रहा है ना। आप क्या देखेंगे कि ये जो ओवर यूज ऑफ यूरिया हो रहा है हमारे पास, जो कि भारत के जमीनों को भी खराब कर रहा है। दूसरा, हमारे पास इंडियन गवर्नमेंट अपने यहाँ फर्टिलाइजर को सब्सिडाइज करके रखा है, बगल में नेपाल बांग्लादेश सब्सिडाइज करके नहीं रखा है। तो आप क्या देखेंगे कि स्मगलिंग होता है, इंडिया से यूरिया निकाल करके ले जाइए नेपाल बांग्लादेश, क्योंकि वहां पे आपको महंगा पड़ेगा, यहाँ से लेकर के चले जाइए।
सब्सिडी तो इंडियंस को बेनिफिट देने के लिए होना चाहिए। अगर ये बाहर में लीक कर रहा है तो पब्लिक मनी है ना, आखिर जनता का ही तो पैसा है जो कि बाहर लीक कर रहा है। तो स्मगलिंग और डाइवर्जन का काम हो रहा है। बल्कि आप क्या देखेंगे कि कुछ डाई और केमिकल इंक बनाने वाली कंपनियां क्या करते हैं, रॉ मटेरियल बाजार से लेंगे तो महंगा पड़ेगा, उसके बजाय फर्टिलाइजर ले आइए, उसको प्रोसेस करके उससे निकाल देंगे। क्योंकि सब्सिडी है तो सस्ता पड़ जा रहा है, तो डायरेक्ट केमिकल खरीदने के बजाय फर्टिलाइजर लेकर के उससे मिला करके इन लोग बना रहे हैं, यानी मिसयूज हो रहा है। अवेयरनेस गैप है, किसान को पता नहीं है कि कितना बैलेंस फर्टिलाइजर होना चाहिए, उनके जमीन में क्या कमी है। आगे देखेंगे, इसी के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम हम लेकर के आए थे, इस पे आगे डिटेल में बात होने वाला है। यूरिया इंडिया में जो हम यूरिया ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए पेट्रोलियम इंपोर्ट करना पड़ रहा है। यूरिया बनाने के लिए नेचुरल गैस चाहिए होता है, मीथेन चाहिए होता है ना। हम हाइबर प्रोसेस से यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं, केमिस्ट्री में आप लोग को 10th-12th में पता होगा। यूरिया के लिए हमको नेचुरल गैस चाहिए, नेचुरल गैस भारत में है नहीं, तो यूरिया बनाने के लिए हमको बाहर से पेट्रोलियम इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और ये यूरिया नीचे में मिसयूज हो रहा है। तो एक तो कि पैसा तो जा ही रहा है, प्लस इंडिया का इंपोर्ट बिल भी बढ़ रहा है कि हमारा आयात के बिल में इतना ये चीज जुड़ रहा है। तो समस्या ये है सब्सिडी के साथ। समाधान पक्ष में आते हैं, क्या कर सकते हैं। समाधान एक लेकर के आए थे जिसको हम एनबीएस नाम दिए थे, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। आइडिया ये है कि हम आपके खेत को टेस्ट करेंगे और आपके खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन तीनों में से जिसकी जरूरत है वो खरीदिएगा, तभी आपको सब्सिडी मिलेगा, नहीं तो झूठ मूठ का खरीद के डालिएगा तो उस पर सब्सिडी नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आइडिया ये है। लेकिन एनबीएस थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था। आप क्या देखेंगे कि बाकी सारे फर्टिलाइजर को एनबीएस के अंदर डाल दिए, लेकिन यूरिया अभी भी एनबीएस के अंदर नहीं है। यानी कि यूरिया पर जितना इस्तेमाल कीजिए उतना सब्सिडी मिलेगा, कोई जरूरत आधारित नहीं है, जबकि पोटेशियम और फास्फोरस के फर्टिलाइजर अभी के समय एनबीएस के अंदर में आते हैं। आपको जितना रिक्वायरमेंट है उसी पे हमारे पास मिलेगा, है ना। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, बीच में एक आया नीम कोटेड यूरिया। हम क्या करते हैं कि यूरिया के दानों के ऊपर नीम का एक कोटिंग डाल देते हैं। आप समझ रहे हैं कि नीम का एक लिक्विड तैयार किए होंगे, उसमें यूरिया ऊपर से लगे तो ऊपर में कोटिंग हो गया, जैसे जेम्स वगैरह में चॉकलेट का कोटिंग ऊपर में होता है। ऐसा करना क्या करता है, एक तो कि स्लो रिलीज को बचाता है, यानी कि नॉर्मल बिना कोटेड यूरिया डालते तो बारिश होता तो तुरंत पिघल करके जमीन में चला जाता। कोटेड है तो धीरे 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 स्लो रिलीज करता है। आप लोग कभी कभार दवा खरीदते होंगे तो कुछ दवाओं के लास्ट में एसआर लिखा होता है। एसआर कहने का मतलब स्लो रिलीज, धीरे धीरे करके वो रिलीज करेगा। साथ में नीम को लगाने से आप क्या देखिएगा कि उसका इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी आ जा रहा है। नीम के साथ हम जानते हैं कीटनाशक का वो काम करता है। तो एक बीच में ये प्रयास किए थे। एक नया चीज आया था नैनो यूरिया। इफको ने डेवलप किया लिक्विड यूरिया, जिसको नैनो यूरिया कहते हैं। इसकी खूबी क्या थी कि ट्रेडिशनल यूरिया जैसा ज्यादा मात्रा में नहीं इस्तेमाल करना पड़ता। एक खेत में ट्रेडिशनल यूरिया अगर 10 किलो करते तो ये 2 किलो में आपका काम हो जाएगा, यानी ये कम कर देगा। एक और सॉल्यूशन आया था सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि हम आपके खेत का टेस्टिंग करेंगे और टेस्टिंग के आधार पे आपके खेत का एक हेल्थ कार्ड तैयार करेंगे कि आपके सॉइल में कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, कितना यूरिया है, ताकि हमको पता चले कि आपके सॉइल का अभी के समय हेल्थ क्या है। जैसे डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है उस तरीके से कि अभी के समय इशू क्या है। इसके बाद आपको एनबीएस में हम सब्सिडी उसी आधार पे देंगे जितना आपके सॉइल का रिक्वायरमेंट है। ये आपके लिए भी अच्छा है, सरकार के लिए भी अच्छा है। ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कीजिएगा तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा, आपको हेल्थ कार्ड दिखाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा मेरे सॉइल में नाइट्रोजन कम है, इस चलते यूरिया ले रहे हैं, इस चलते हमको सब्सिडी मिलेगा।
इसके लिए एक डिवाइस तैयार, जाहिर सी बात है इसमें सॉइल का टेस्टिंग करना पड़ेगा, और सिर्फ एक बार नहीं, समय समय पे टेस्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आज फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, आज सॉइल का स्टेटस दूसरा हो सकता है, कल के गए दूसरा हो सकता है, परसों दूसरा हो सकता है। तो जैसे जैसे स्टेटस चेंज हो हमको देखना होगा, और इसके लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन वगैरह भेजे गए थे, और एक डिवाइस बनाया गया था मृदा परीक्षक, आईसीएआर ने डेवलप किया था मृदा परीक्षक। जरा हम आपको दिखा दे पहले। एक छोटा सा हाथ में पकड़ने लायक डिवाइस है, जिसे आप अपने जाके अपना टेस्टिंग कर सकते हैं, बल्कि कोई 10वां तक पढ़ा बच्चा है वो भी कर सकता है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ये क्या कहते हैं टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। देखिए इस तरीके का एक डिवाइस है जिसको मृदा परीक्षक कहते हैं। इसके अंदर में आप जमीन का एक सॉइल का सैंपल डालिएगा, ये उसका टेस्टिंग करके बता देगा मैक्रो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल क्या है, माइक्रो क्या है, और उसके बेसिस पे आपका सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो तैयार हो जाएगा, है ना। देखिए इस तरीके का सॉइल हेल्थ कार्ड बनता है, जिसमें आपके मिट्टी के अलग अलग गुण, क्या घट रहा है, क्या ज्यादा है, क्या कम है, और इसके बेसिस पे काम करेंगे। तो एक ये प्रयास किया गया था। ये सभी प्रयास क्या करेंगे, सब्सिडी के मिसयूज को कम करेंगे, जितना जरूरत है उतना ही होगा, नुकसान कम होगा। पांचवा सॉल्यूशन क्या है, ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग को हमको प्रमोट करने की जरूरत है। उसमें ज्यादा हमको फर्टिलाइजर नहीं लगता है। नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक कीजिएगा तो गाय के गोबर से काम हो जाएगा, आपको केमिकल नहीं डालना पड़ेगा, सरकार का लोड कम होगा। लेकिन नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग पे पूरे भारत को क्या वापस चले जाना चाहिए? नहीं, प्रोडक्शन अचानक गिर जाएगा, है ना। तो हमको अगर प्रोडक्शन बना करके रखना है, अगर लोगों के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, तो ये करना पड़ेगा। अगला चीज, वापस सब्सिडी के मुद्दे पे आते हैं। सब्सिडी, फर्टिलाइजर का भी अगर सब्सिडी देना है तो हम कंपनी को सब्सिडी दें तो वो तो ज्यादा बिकवाएगा। उसके बजाय डीबीटी अपना लीजिए, किसान को बोलिए कि बाजार से जाकर के मार्केट रेट पे ये खरीदे, और जो उसका सब्सिडी का अमाउंट है आपको सीधे खाते में चला जाएगा। ये वाला भी अभी के समय लागू हो गया है। फर्टिलाइजर सब्सिडी भी अब वैसे ही आता है। शांता कुमार कमेटी बैठी थी कृषि क्षेत्र के लिए। शांता कुमार कमेटी बेहद इंपॉर्टेंट कमेटी है, और एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में कभी भी अगर आप रिकमेंडेशन दें, आंसर लिखें, तो हमारा सलाह होगा कि शांता कुमार का नाम इस्तेमाल करें। वजन हैवी है। शांता कुमार कमेटी को हम लोग 2-3 जगह देखेंगे, आगे पोस्ट हार्वेस्ट रिफॉर्म में भी देखेंगे कि कटाई होने के बाद उन्होंने क्या बोला था। लेकिन डीबीटी के बारे में और सब्सिडी के बारे में उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे देख लेते हैं। शांता कुमार ने क्या बोला, सारे लोगों को डीबीटी से सब्सिडी दीजिए, मार्केट वाला सब्सिडी हटाइए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लगाइए। दूसरा, शांता कुमार ने क्या बोला कि सरकार इस बात का ध्यान रखे कि किसान को जितना फर्टिलाइजर सब्सिडी दे रहा है वो 7,000 प्रति हेक्टेयर से ज्यादा खर्च नहीं करे। यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से लिमिट क्या रखे कि 1 हेक्टेयर के लिए सरकार 7,000 से ज्यादा का सब्सिडी नहीं करे, उसके बाद वेस्टेज जाएगा। एक और इन्होंने क्या बोला कि सारे सब्सिडी को सॉइल हेल्थ कार्ड से जोड़ दीजिए, सॉइल हेल्थ कार्ड दिखाइएगा तबे सब्सिडी मिलेगा, वरना झूठ मूठ का सब्सिडी बर्बाद नहीं करेंगे हम, है ना। चलिए वापस जूम आउट कीजिए। हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि भारतीय कृषि क्षेत्र में उत्पादकता कैसे बढ़ा सकते हैं, उपज कैसे बढ़ा सकते हैं। पहला तरीका क्या था, विस्तार सेवा, हम वो समझ रहे हैं। दूसरा चीज क्या था, बीज, उसमें जीएम और हाइब्रिड का क्या डिबेट है। और तीसरा चीज फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेकर के क्या समस्याएं हैं, क्या क्या समाधान हम बीच में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्टर जो कि कृषि के उत्पादकता को मेजरली बढ़ाएगा, वो है मशीनीकरण। हमारे पास मशीन्स का इस्तेमाल, है ना। देखें, मशीन का इस्तेमाल अचानक प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, क्योंकि आप देखिए कि अगर मान लीजिए एक हाथ से काटेगा, उसका बड़ा खेत है, तो 4 दिन हाथ से काटने में लग रहा है, इतना लेबर का कॉस्ट है, प्लस नुकसान भी ज्यादा है। उसके बजाय अगर हम ये ट्रैक्टर वगैरह उठा दें तो 1-1.5 घंटे में पूरा का पूरा साफ कर देगा, वेस्टेज भी कम होगा, लेबर कॉस्ट भी कम होगा। मेकनाइजेशन, मशीनों का इस्तेमाल कृषि में उत्पादकता को बढ़ा सकता है।
लेकिन हमको दो चीजें, दो विपरीत चीजों को एक साथ में देखना होगा। और सिविल सर्विसेज की तैयारी और ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई में हमको इस बात का हमेशा ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमारी दुनिया में 1-0 नहीं होता है। आप में से जो लोग साइंस के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप लोग ज्यादा कंक्रीटनेस का आदत रखते हैं। आप लोग रखते हैं कि या तो सही है या तो गलत है, या तो 1 है या तो 0 है। हमारी दुनिया में बाइनरी दुनिया नहीं होती है, हमारी दुनिया 1-0 नहीं होती है, हमारी दुनिया बीच के स्पेक्ट्रम में होती है। कुछ सही, कम सही हो सकता है, कुछ ज्यादा सही होता है, कुछ कम गलत हो सकता है, कुछ ज्यादा गलत हो सकता है। हमारी दुनिया में विरोधाभास एक साथ में एग्जिस्ट कर सकता है। हम लोग जब इकोनॉमिक्स में जब हम लोग माइंस एंड मिनरल्स पढ़ रहे होंगे, तो उस समय हमारा सोच क्या होगा कि प्रकृति में मिनरल है, इनको निकालेंगे, मानवों की जिंदगी बेहतर होगी, ह्यूमंस के लिए अच्छा होगा, नेचर से हमको मिनरल्स निकालने हैं। लेकिन यही जब हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पेपर में चले जाएंगे, तो हम तुरंत दूसरी बोली में बोलना चालू कर देंगे। हम बोलेंगे कि भाई प्रकृति है, प्रकृति को संरक्षण करना चाहिए, नेचर का दोहन ज्यादा नहीं हो, इस तरीके से। हमारी दुनिया में विरोधाभास एक साथ में एग्जिस्ट करते हैं। परीक्षा इधर से बोलने के लिए बोलेगा तो हम इधर से बोलेंगे, परीक्षा इधर से बोलने के लिए बोलेगा तो हम इधर से बोलेंगे। किसी भी टॉपिक के बारे में बीच का पॉइंट रखिए, दोनों पक्ष को देखिए, अपना कोई पक्ष नहीं बनाइए। सवाल जो है सो आपको जैसा कहेगा काम करने के लिए, वैसा आपको काम करना है। दोनों पक्षों के बीच में हमको लेकर के चलना पड़ेगा। द पॉइंट इज, मशीनीकरण को हम कैसे देखें, है ना। मशीनीकरण ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। इकोनॉमिक्स में खड़े हैं हम, ये बात बोल रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मशीनीकरण हम लोग यूएस जितना कर दिए, तो भारतीय कृषि में रोजगार 80-90% घट जाएगा। भारतीय कृषि में 40-50% हम पॉपुलेशन को लगाए हैं ना। हम बात कर रहे हैं कि स्थिति ठीक करेंगे तो भी 20-25% जो है उसमें रहेगा। अगर आप मेकनाइजेशन कर देंगे तो एक बड़ा वर्ग होने वाला है जो कि जिसके पास काम करने के लिए काम नहीं है। हम अभी उस पक्ष से बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इस पक्ष से बात कर रहे हैं कि अगर मशीनीकरण होगा तो हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा। भारत में मशीनीकरण की स्थिति क्या है? दुनिया में बहुत पीछे चल रहे हैं। जापान जैसे दो देश जो कि 90% से ऊपर उनका खेती मैकेनाइजेशन के द्वारा हो रहा है, हाइड्रोपोनिक खेती करते हैं और ऑटोमेटेड खेती करते हैं। भारत में मैकेनाइजेशन 40 से 45% है, यानी कि लगभग जापान के आधा मैकेनाइजेशन है। हाँ, हम जापान जितना 90 होना नहीं चाहेंगे, हमको होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय कृषि उसमें बर्बाद हो जाएगी। लेकिन 40-45 कम है, इसको हमको बढ़ाने की जरूरत है। और जब हम इसको बढ़ाएंगे तो भारतीय कृषि में हमको उपज भी बढ़ा हुआ नजर आएगा। अब भारत में मशीनीकरण के क्या चैलेंज है? हमको भारत में अगर मशीनीकरण बढ़ाना है तो हमारे लिए सबसे बड़ी बड़ी चुनौतियां क्या है? पहला चीज, भारत विविधता का देश है, तो एक मशीन कैसा बनाइए जो रेगिस्तान में भी काम करे, बर्फ में भी काम करे, दलदल में भी काम करे और पठार में भी काम करे। भारत में तो ज्योग्राफिकल वेरिएशन है, तो हम मशीन्स डिजाइन करने में हमारे साथ दिक्कत क्या है कि रेगिस्तान के लिए आपको अलग तरीके का मशीन डिजाइन करना पड़ेगा, दलदल के लिए अलग करना पड़ेगा। एक चीज जो है सब जगह नहीं काम किया जा सकता है ना। तो एक ज्योग्राफिकल वेरिएशन है। दूसरा कारण क्या है? लोगों के पास पैसे का अभाव है। तो भारतीय कृषक असल में मशीन को अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे एक तो कारण है कि छोटा किसान है, छोटा जमीन है। अब मान लीजिए 4-5 कट्ठा का या 1-2 एकड़ का जमीन है, तो आप ट्रैक्टर तो नहीं लेने जा रहे हैं, क्योंकि उतना सा जमीन के लिए एक ट्रैक्टर थोड़े लेने जा रहा है कोई। और छोटे किसान है तो आप मैकेनाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। भारत में एवरेज किसान के पास 1 हेक्टेयर का औसत लैंड होल्डिंग है। ये बहुत छोटा लैंड होल्डिंग है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? हमारे यहाँ भारत में परंपरा रही है कि हर पीढ़ी के बाद जमीन बंटता है। तो होते होते अभी के समय स्थिति क्या है? बड़े बड़े जमीन के टुकड़े होने के बजाय छोटे छोटे जमीन के टुकड़े पड़े पड़े हैं। ये अपने आप में खुद एक प्रॉब्लम है, क्योंकि छोटा टुकड़ा है तो ना तो मशीनीकरण कर सकते हैं, ना तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली जो है वो कम होगा। तो एक फाइनेंशियल ये चीज है ना। इनको लोन नहीं मिलता है, क्रेडिट का इशू है। टोटल बैंक भारत में जितना लोन देते हैं उसमें से मात्र 3% ट्रैक्टर या खेती के मशीन के लिए दिए जाते हैं। ये डाटा
नज़ारा समझिए कि भारत में अगर सारे बैंकों के द्वारा 100 रुपए का लोन दिया जाता है तो ट्रैक्टर और फार्म मशीनरी के लिए सिर्फ 3 रुपए का लोन दिया जाता है, यानी कि ऑफिशियल रास्ते से क्रेडिट का अवेलेबिलिटी वो भी एक चैलेंज है, नहीं मिल पा रहा है। अगला मेकनाइजेशन के क्या साथ क्या चुनौती है कि मेकनाइजेशन आ जाएंगे तो लोगों के रोजगार प्रभावित होने वाले हैं, है ना। जो आप धनकटनी में लोगों को हायर करके धान काटते थे, अब अगर आपका ट्रैक्टर काट लेगा तो उन लोगों का क्या होगा। इसका विपक्ष, इसका प्रतिपक्ष आप कैसे रखेंगे। इसका प्रतिपक्ष ये है कि अर्थव्यवस्था में सेक्टर्स हमेशा बदलते रहते हैं, आपको बदलते समय के साथ आप नहीं बदलिएगा तो आपके लिए दिक्कत होगा। देखिए एक समय तांगे वाले थे, आज तांगे वाले कहाँ हैं, तो तांगे वाले रिक्शा पे चले गए। एक समय रिक्शा वाले थे, आज के समय रिक्शा नहीं चल रहा है, रिक्शा वाले कहाँ चले गए, ऑटो पे चले गए। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि रिक्शा को मत हटाइए, प्रगति का स्टेप तो आगे बढ़ेगा, नया टेक्नोलॉजी आएगा। एक समय में पीसीओ हुआ करते थे, आप लोग नए जमाने के लोग हैं, पता नहीं आप लोग देखे होंगे कि नहीं। कॉल एक दुकान में एक फोन रहा करता था और वहां पे उठा करके लोग पैसा पे करके फोन किया करते थे, हाथों हाथ मोबाइल का जमाना नहीं था। आज के समय सबके हाथ में फोन है, पीसीओ कहाँ चले गए, तो वही रिचार्ज के दुकान में कन्वर्ट हो गए। द पॉइंट इज कि अगर आज की खेती में आपको रोजगार मिल रहा है और आपको डर है कि मशीन आने के बाद आपका रोजगार चला जाएगा, तो आप ये सोचिए कि नया रोजगार भी तो जन्म लेगा। अगर गांव में ट्रैक्टर बढ़ेंगे तो ट्रैक्टर ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, पंचर बनाने वाले की जरूरत पड़ेगी, मैकेनिक की जरूरत पड़ेगी, यानी नए रोजगार सृजित भी तो होंगे। हम इसके चलते उसको रोक करके नहीं रख सकते। लेकिन कभी भी एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन पे अगर जवाब लिखेंगे तो इस पक्ष को जरूर बोलेंगे कि मैकेनाइजेशन हमको इस हद तक नहीं करने की जरूरत है कि भारत में रोजगार का समस्या हो। कृषि सबसे बड़ा रोजगार है, और बल्कि जिसके पास कोई दूसरा रोजगार नहीं होता है वो जाता है कृषि के पास, वो फॉल बैक है। मुन्ना भाई डॉक्टरी नहीं चली तो क्या करोगे, तो सर्किट क्या बोला, गांव जाएंगे, आखिर कुछ नहीं होगा तो फॉल बैक प्रोफेशन एग्रीकल्चर है। सो एम्प्लॉयमेंट की चुनौतियां हैं। तो मैकेनाइजेशन के साथ समस्याएं क्या क्या हैं, सॉल्यूशन हम लोग क्या क्या बता सकते हैं मैकेनाइजेशन में। सॉल्यूशन ये कर सकते हैं जो कि हम वाकई में करते हैं, एग्रो क्लाइमेटिक खेती। हम भारत को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड करके रखे हैं। ज्योग्राफी में हम लोग आएंगे तो इसके ऊपर हमारी बात होगी। पूरे भारत को 15 क्षेत्रों में डिवाइड करके रखे हैं जहां पे अलग तरीके का फसल किया जाता है, क्योंकि वहां पे जमीन अलग तरीके का है, जहां पे क्लाइमेट अलग तरीके का है, और वहां पे जो सूटेबल क्रॉप है वो वहीं पे होगा। कम बारिश वाले इलाके में गेहूं सूटेबल है पश्चिमी भारत में, ज्यादा बारिश वाले इलाके में धान सूटेबल है पूरब वाले इलाके में। धान वाले इलाके में आप गेहूं लगाने लग जाइए, गेहूं वाले इलाके में धान लगाने लग जाइए तो आपका नुकसान होगा। तो एग्रो क्लाइमेटिक खेती कहने का मतलब क्या है, आप वैसे ही फसल का इस्तेमाल करें जो वहां के क्लाइमेटिक कंडीशंस अलाउ करते हैं, जो वहां के परिस्थितियों में होता है। भारत में 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। दूसरा, सरकार की कुछ योजनाएं चलाई गई हैं। एक सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, सरकार जो है वो वित्तीय सहायता किसानों को दे रहा है कि खरीदिए और ट्रैक्टर मैकेनाइजेशन बढ़ाइए। साथ में किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह से भी जो है फार्म इक्विपमेंट वगैरह खरीद सकते हैं, बल्कि सब्सिडाइज रेट में खरीद सकते हैं। तीसरा चीज, कोऑपरेटिव मॉडल काम करेगा, है ना। कोऑपरेटिव मॉडल क्या किसको कहते हैं, आपस में मिलजुल करके, है ना। तो हम छोटे किसान हैं, हम ट्रैक्टर नहीं ले पा रहे हैं, आप छोटे किसान हैं, आप नहीं ले पा रहे हैं, हम लोग पूरे गांव वाले मिल करके ट्रैक्टर ले ले तो हम लोग ले सकते हैं। फिर वो हमारा खेत में भी काम करेगा, आपके खेत में भी काम करेगा। संयुक्त ओनरशिप के साथ में हम मैकेनाइजेशन कर सकते हैं। हालांकि हम लोग क्रिप्टो करेंसी में बात करेंगे कि जब तक ब्लॉकचेन नहीं आएगा तब तक ये चीज पॉसिबल नहीं होने वाला है। अभी के समय में महिंद्रा वगैरह इन लोग ट्रैक्टर का ओला उबर बनाने के आइडिया में लगा हुआ है कि गांव के लेवल पे संयुक्त एक किराए का हमारे पास ट्रैक्टर और मैकेनाइजेशन हो, सब कोई संयुक्त रूप से उसका ओनरशिप ले और उसको इस्तेमाल करे, उसका खर्च उठाए, है ना। तो कोऑपरेटिव मॉडल में कर सकते हैं, यानी कि मिलजुल करके आपस में, है ना। ब्लॉकचेन वगैरह का इस्तेमाल करके ओनरशिप मॉडल वगैरह को हम लोग लागू कर सकते हैं।